आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सत्ताईस अक्टूबर की शाम ढल चुकी है और मैं अमन गुप्ता लेकर आ गया हूं डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर। भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 वार्ता हुई। इस दौरान बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका समझौता हुआ। ये समझौता क्या है और इसका भारत अमेरिका के संबंधों पर कैसा असर होगा, जानेंगे। और बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान बात बात पर उखड़ रहे नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह क्या है और क्या असर होगा उनके इस गुस्से का चुनाव में। हाथरस मामले में लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और पीड़ित परिवार की कौन सी और मांगे कोर्ट ने मान ली हैं, बताएंगे। साथ ही बात होगी कि क्यों भारत में इंटरनेट स्पीड पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी कम है। लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। आज दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री मिले। परमाणु सहयोग पर भी बात हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन में सख्त लॉकडाउन 30 नवंबर तक लागू करने का फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने रीओपनिंग की गाइडलाइंस को बढ़ाने से संबंधित आदेश जारी किया है। 30 सितंबर को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी वो अब 30 नवंबर तक लागू रहेगी। जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां पर बस सकता है। गृह मंत्रालय ने इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। हरियाणा के बल्लभगढ़ में सरेआम छात्रा की हत्या के मामले में फरीदाबाद मथुरा हाईवे पर धरने पर बैठा परिवार हट गया है और मृतिका का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी तौसीफ समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभी केस के ट्रायल को राज्य से बाहर शिफ्ट करने से इनकार किया है और कहा कि जब मामले की जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद ट्रायल बाहर ट्रांसफर करने पर विचार किया जा सकता है। मामले की निगरानी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही करेगी। पाकिस्तान के पेशावर में एक मदरसे के पास धमाका हुआ, जहां 7 की मौत हो गई और 70 से अधिक बच्चे घायल हैं। धमाके की वजह साफ नहीं हो पाई है। धमाका उस वक्त हुआ जब मदरसे में पढ़ाई चल रही थी। और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी खोजने का दावा किया है। चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले क्षेत्र में पानी की खोज की गई है। नमस्कार, यह है शाम का खबरनामा दिन भर। मैं अमन गुप्ता हूं। भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मिले। इस बैठक में दोनों देशों ने कई मसलों पर मंथन किया। इसमें कोरोना संकट के बाद की स्थिति, दुनिया की मौजूदा स्थिति, साथ ही सुरक्षा मसलों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की गई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस दौरान कहा कि भारत को अमेरिका बहुपक्षीय साझेदार के रूप में महत्व देता है, चाहे वो क्वाड के माध्यम से हो, अफगान शांति वार्ता को सफल बनाने या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के आगामी कार्यकाल के दौरान एक साथ काम करने के लिए। हम यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करना जारी रखेंगे। माइक पोम्पियो। We, the United States, values India as a multilateral partner, whether it's through the Quad, through new cooperation on Mekong regional issues, making Afghan peace negotiations successful, or working together during India's upcoming term on the United Nations Security Council. We continue to support India's permanent membership of that body. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीटिंग के बाद हुई प्रेस वार्ता में बताया कि दोनों देशों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को लेकर प्रमुख पहलुओं पर बात की गई, जिसमें अर्थव्यवस्था की रिकवरी, ग्रोथ, महामारी की रोकथाम और ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दे हमारी प्राथमिकता में रहे। During the meeting today, we have had comprehensive discussions on key aspects of our bilateral and multilateral cooperation. We consider the major challenges we face, the need for quick economic recovery and growth, prevention of the pandemic rebuild, the global supply chains and related issues received obvious priority in our discussions. इस बैठक के दौरान 5 अहम समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। ये समझौते हैं MOU फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन ऑन अर्थ साइंसेज, अरेंजमेंट एक्सटेंडिंग द अरेंजमेंट ऑन न्यूक्लियर कोऑपरेशन, एग्रीमेंट ऑन पोस्टल सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन आयुर्वेदा एंड कैंसर रिसर्च
और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका। इस बेका समझौते को दोनों देशों के बीच बेहद अहम और ऐतिहासिक माना जा रहा है। ये समझौता क्या है और इसका भारत को कैसे फायदा होगा, यही पूछा मैंने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ैड तारर से। आज हम अमेरिका और इंडिया के दरमियान तीसरी 2+2 मीटिंग को मना रहे हैं और ये हमें याद रखना पड़ता है कि हम सिर्फ अपने सबसे करीबी दोस्त के लिए ये 2+2 प्रारूप रखते हैं। जहाँ तक ख़ास रक्षा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ भी हमारी दोस्ती साफ दिखाई देती है। जैसे रक्षा मंत्री एस्पर ने का कहना था कि और अमेरिका और भारत की साझेदारी 21वीं सदी का सबसे ज़रूरी डिफेंस रिलेशनशिप है। तो इस रिलेशनशिप के अगर हम कुछ अधिक जानकारी के लिए अगर हम कुछ देखें तो हमें ये दिखाई देती है कि हमारे आपस में काफ़ी एग्रीमेंट्स हैं जिनमें शामिल BECA एक नई एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम एक ख़ास और बराह रास्त एक डायरेक्ट शेयरिंग एग्रीमेंट रखेंगे, यानी कि हम सैटेलाइट इमेजरी वगैरह को डायरेक्टली इंडिया के साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको ज़रा दूर से देखें तो ये सिर्फ एक ही हिस्सा है एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप में। मिसाल के तौर पर अमेरिका और इंडिया के रक्षा संबंध एक बहुत मजबूत बुनियाद पर है। 2020 में अमेरिका ने $20 बिलियन का डिफेंस ट्रेड को मंजूर किया है, यानी ये डिफेंस ट्रेड इंडिया के साथ। अमेरिका के बाहर इंडिया सबसे बड़ी C-17 और P-8 जहाज़ की फ्लीट रखती है। पिछले साल हमने सबसे पहला ट्राई सर्विसेज जॉइंट एक्सरसाइज किया जिनमें शामिल एयरफोर्स, मरीन्स और नेवी थे, और आने वाले दिनों में मलाबार एक्सरसाइज में भी हिस्सा लेंगे ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के साथ। हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक में नेविगेशन की स्वतंत्रता हमेशा मजबूत रहे। जैसे एस्पर ने ये भी कहा कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑफशोर गैस और मछली इलाकों का कब्जा करके आसियान देशों को $2.6 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाया है। तो जी देखिए, अगर हम सिर्फ BECA एग्रीमेंट को देखें तो ये सिर्फ एक हिस्सा है एक बहुत मजबूत रिलेशनशिप में। अच्छा ज़ैड, अक्सर देखा जाता है कि जब अमेरिका भारत के साथ इस तरह के समझौते करता है तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये थोड़ा तिलमिला जाते हैं। इस समझौते को लेकर कैसा असर होगा इन लोगों पर? मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि अमेरिका किसी भी देश को ये नहीं कह रहा कि हम एक इंडो पैसिफिक, मिसाल के तौर पर इंडो पैसिफिक नेटो मिलकर यकीनी बनाएं, और ये भी कि हम किसी भी देश को अलग रखने का इरादा नहीं है, बल्कि हम सब इंडो पैसिफिक देशों को ये कहते हैं कि हमसे जोड़कर इन अंतर्राष्ट्रीय प्रिंसिपल्स के मुताबिक पॉलिसी बनाएं। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी के बारे में बात करते हैं तो ये भी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम खुशी से इंडिया के साथ काम करने का प्रोग्राम बना रहे हैं। 2021 में जब इंडिया अपना UNSC सीट हासिल करेगा। याद रखिए कि सबसे अहम बात यह है कि हम इस मुश्किल दौर में अपने साझा इंटरेस्ट को अमेरिका और इंडिया के दरमियान साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि मिलकर काम करने से अमेरिका और इंडिया अधिक मजबूत, अधिक सुरक्षित और कारोबार में अधिक कामयाब होते हैं। ये थे अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ज़ैड तारर। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।
बिहार में कल पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं और 114 महिला उम्मीदवारों की किस्मत भी दांव पर लगी है। पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार कल यानी सोमवार को शाम 5 बजे से ही थम चुका है। बाकी सीटों पर चुनाव प्रचार जारी रहेगा। महामारी के दौर में भी सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार इस बार बहुत आक्रामक दिखा। इसके साथ ही एक चीज और देखने को मिल रही है, वो ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले चुनाव की तुलना में इस बार चुनावी सभाओं में काफी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी मिस्टर कूल वाली इमेज के ठीक विपरीत एंग्री यंग मैन। पिछले दिनों में नीतीश कुमार की जहां जहां सभाएं हुई उनमें से कुछ जगहों पर उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके कारण नीतीश अपना आपा खो बैठे हैं और रैली में शामिल होने आए लोगों पर गुस्सा उतार रहे हैं। रविवार को नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के कांटी में एक चुनावी सभा की। यहां पर उन्हें स्थानीय युवकों की नाराजगी झेलनी पड़ी। नीतीश कुमार जैसे ही मंच पर आए तो कुछ लोगों ने नीतीश गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए और रोजगार का मुद्दा उठाने लगे। नीतीश अपने विरोधी खेमे के लोगों को भी निशाने पर ले रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर इशारों में हमला किया और कहा कि कुछ लोगों को ना ज्ञान है ना अनुभव। लालू यादव पर भी उन्होंने निजी हमला किया। उन्होंने कहा कि 8-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार का विकास करने चले हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय झा ने चिराग पर हमला करते हुए कहा है कि चिराग जमूरा है जो किसी और की धुन पर नाच रहे हैं। खैर, चुनाव में बयानबाजी तो होती रहती है, अक्सर बदजुबानी भी होती है, लेकिन इस बार जो इसका स्तर दिख रहा है वो थोड़ा अलग है। खासतौर से नीतीश, जिनसे ये उम्मीद किसी को नहीं थी, तो जाहिर है इसके कुछ मायने जरूर निकाले जाने चाहिए। मैंने बिहार में आज तक रेडियो के संवाददाता रोहित से बात की और पूछा कि नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ये देखिए, जितना हम लोगों ने नीतीश कुमार को इतने सालों में देखा है, पहली बार ऐसा चुनाव हम देख रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार बात बात पे जो है वो नाराज हो जा रहे हैं। उनकी बौखलाहट उनके चेहरे पर साफ दिख रही है और वो गुस्सा जो है जनता के ऊपर वो निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है, 15 साल का जो एक कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको वो फेस कर रहे हैं। तो इस बात की उन्हें कहीं ना कहीं डर जरूर होगा कि जनता के बीच जो है अब उनको लेकर जो है वैसी लोकप्रियता नहीं रही जैसे कि 2005 हो, 2010 हो या फिर 2015 भी कह सकते हैं, उस दौरान देखने को मिली थी। 15 साल का वक्त बीत चुका है और इसीलिए नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता में भी कुछ ना कुछ कमी जरूर आई है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है, तेजस्वी यादव ने जो एक नैरेटिव सेट कर दिया है बिहार के चुनाव में, बेरोजगारी का मुद्दा। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर जवाब देते हुए नीतीश कुमार को नहीं बन रहा है, क्योंकि जो शगुफा तेजस्वी ने फेंका है, एक कह सकते हैं जो उन्होंने वादा कर दिया है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जैसे ही उनकी सरकार बनेगी, ये एक बहुत बड़ा वादा है। अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से जो है काउंटर किया जाए, इसीलिए वो लगातार अपनी रैलियों में जो है हम देख सकते हैं तेजस्वी का मजाक उड़ा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। तेजस्वी एक अनुभवहीन नेता है और जब रैलियों में जाते हैं तो जनता भी है, वहां बहुत सारे युवा पहुंचते हैं, वो लगातार रोजगार की मांग उठाते हैं। जब वो नीतीश कुमार भाषण देते रहते हैं तो लोग जो है नीचे में कुछ लोग ऐसे होते हैं युवा जो रोजगार की बातें नारे लगाते रहते हैं, वो बातें करते रहते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार को जो है वो नाराजगी हो रही है। कई रैलियों में लालू प्रसाद के नाम पर भी जो लोग हैं नारेबाजी करते हैं, उनके नाम के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो ये बातें भी नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही है। उनका गुस्सा जो है वो साफ तौर पर मंच पे देखा जा सकता है। तो रोहित, इस बदली छवि का, इस गुस्से का क्या कोई नीतीश कुमार को नुकसान हो सकता है? देखिए, एक बात तो है कि पहली बार बेरोजगारी जो है एक मुद्दा बन चुका है। इस बात को जो है नकारा नहीं जा सकता है कि लोग अब बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर बिहार में जो चुनाव होते हैं तो आखिर शुरुआत में कोई भी मुद्दे हो, लेकिन अंत में वो जात पे ही वो सारी बातें आ जाती हैं, जात के नाम पर वोट पड़ता है। लेकिन फिलहाल इस बार ऐसा लग रहा है कि बेरोजगारी के मुद्दे से जो लोग हैं, खासकर जो युवा वर्ग है, वो अपने आप को जोड़ रहे हैं और इसीलिए वो भी मांग कर रहे हैं कि रोजगार एक मुद्दा है, रोजगार हमें मिलना चाहिए। तेजस्वी ने जो वादा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी देने का, वो वादा पूरा करेंगे नहीं करेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे किसी वजह से, ये अभी बताया नहीं जा सकता है। लेकिन लोगों को एक भरोसा होता है कि अगर ये सरकार आएगी तो मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि इतनी ज्यादा संख्या में सरकारी नौकरी बांटी नहीं जा सकती है।
पैसे भी नहीं है सरकार के पास ऐसा करने के लिए। तो इन सब बातों को लेकर जो है हम देख रहे हैं कि मिस्टर कूल कहे जाने वाले नीतीश कुमार आजकल एंग्री यंग मैन के अवतार में नजर आ रहे हैं, और जगह जगह जहां उनकी रैलियां हो रही हैं वहां पर वो नाराज हो जा रहे हैं, सीधा हमला बोलते हैं, कभी कभी पर्सनल अटैक भी कर रहे हैं, बिना लालू परिवार का नाम लिए हुए पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है नुकसान होगा कि नहीं होगा ये अभी बताना मुश्किल है। आखिर जनता जब वोट करने जाएगी तो किन मुद्दों पे वोट करती है वो तो जनता जानती है, लेकिन एक बात जरूर है कि बेरोजगारी मुद्दा इस चुनाव में जरूर बन गया है। ये थे बिहार में आज तक रेडियो के संवाददाता रोहित कुमार। और बिहार चुनाव की बात चली है तो हमारा एक पॉडकास्ट जरूर आपको सुनना चाहिए कि क्यों कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव नीतीश बनाम लालू है। नितिन ठाकुर ने इसे लेकर इंडिया टुडे के पत्रकार प्रभाष दत्ता से बात की है। ये पॉडकास्ट आपको हमारे वेब पेज पर मिल जाएगा। सीधे पते के लिए डालें aajtak.in/podcast। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए गैंगरेप कांड को लेकर दायर कुछ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों की ओर से लगाई गई इन याचिकाओं में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो पाएगी और इसलिए इसे दिल्ली शिफ्ट किया जाना चाहिए। लेकिन जांच को इनिशियल स्टेज पर बताकर सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ट्रांसफर पर स्टे लगा दिया है। इसके अलावा पीड़ित परिवार की ओर से कुछ मांग भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थीं, उन पर भी सुनवाई हुई। अब से कुछ देर पहले ही कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। इसमें क्या बातें हैं जानते हैं इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट अनीशा माथुर से। देखिए, परिवार की तरफ से ही नहीं कोई डायरेक्ट पिटिशन नहीं फाइल हुई थी, लेकिन 16 पिटिशन इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, जो एनजीओ की तरफ से, सोशल वर्कर्स की तरफ से फाइल हुई थी। कुछ और पिटिशन फाइल हुई थी जिन्होंने ये सवाल उठाया था कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंडर जो इस परिवार के ऊपर इस तरह से लांछन लगाए गए हैं, इस परिवार के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, उन पे भी कुछ कार्रवाई की जाए। पुलिस वालों और हॉस्पिटल वालों के नेग्लिजेंस के ऊपर भी एक्शन लेने के लिए पिटिशन लगी थी। सभी पिटिशन का जो इशूज उठे थे, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इस सभी इशूज के ऊपर विचार करेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन इस केस की है वो तो सीबीआई को ऑलरेडी सौंप दी गई है। सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। और जो सबसे पहली मांग ये थी, परिवार ने भी मीडिया के सामने ये मांग रखी थी कि हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है, तो सीबीआई के ऊपर कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की जाए। तो वो बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इस सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी मॉनिटर करेगा और बाकी जो इश्यूज हैं उनको भी देखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज ये भी हुई है कि जो परिवार की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात उठी थी कि परिवार को भी थ्रेटन किया जा रहा है, परिवार के लोगों के ऊपर को विटनेसेस को थ्रेट होगा, उसके लिए वैसे तो यूपी सरकार ने कहा था कि हम लोग इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको पीएससी के थ्रू और लोकल पुलिस के थ्रू प्रोटेक्शन दी गई थी। लेकिन अब क्योंकि परिवार की तरफ से ये अप्रीहेंशन, ये डर के बारे में बताया गया था कि उनको शायद यूपी पुलिस की तरफ से वो शायद यूपी पुलिस की सिक्योरिटी से संतुष्ट ना हो, उनसे डर लगे, इसलिए सीआरपीएफ को दे दिया गया है कि सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वो इन लोगों की सुरक्षा करेगी। शुक्रिया अनीशा। भारत 5G की ओर देख रहा है और अब तक यहाँ 4G इंटरनेट ही रो रो कर चलता है। हाल ही में डेटा स्पीड चेक करने वाली कंपनी ऊकला की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि भारत में डेटा की स्पीड पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से भी कम है। भारत में औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 12.07 Mbps है, जबकि वैश्विक औसत 35.26 Mbps है। सितंबर 2020 के लिए जारी किए गए इंडेक्स में ये बात कही गई है। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत को इंडेक्स में 70वें स्थान पर रखा गया है। पिछली रैंकिंग रिपोर्ट के मुकाबले भारत 2 पायदान ऊपर तो है, लेकिन पिछले महीने में ही भारत रैंकिंग में 2 पायदान और नीचे आ गया है। मोबाइल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स के मुताबिक साउथ कोरिया में सबसे अच्छी 121 Mbps इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई है। वहीं भारत 138 देशों की इस लिस्ट में 131वें नंबर पर है। तो इस इंटरनेट स्पीड को कैसे मापा जाता है और ऊकला किस तरह की तकनीक अपनाता है, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे में टेलीकॉम कवर करने वाले जर्नलिस्ट मनु कौशिक से। देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डेटा स्पीड जो होता है, ये आपको मैं थोड़ा क्राइटेरिया बता दूं कि ये स्पीड जो होती है वो कैसे नापी जाती हैं। मतलब जैसे ऊकला जैसी कंपनी है,
मतलब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इंटरनेट स्पीड को कलेक्ट करने की। ट्राई जो है इंडिया का रेगुलेटर, वो खुद भी डेटा स्पीड को मैप करता है और कैलकुलेट करता है, और एक ओपन सिग्नल करके है वो भी बताता है, और सबकी अपनी अपनी मेथोडोलॉजी होती है। ऊकला की मेथोडोलॉजी जहाँ तक मुझे याद है अच्छी तरीके से, ये लोग क्या करते हैं कि अगर आपके पास इनका ऐप है, अगर आपने इनका ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो ये आपका वैसे डेटा कैप्चर कर लेते हैं जब भी आप टेस्ट करते हैं। तो वहां से ये लोग उससे जितना भी डेटा कैप्चर होता है वो उसके बेसिस पे ये लोग अपना जो नंबर इन्होंने 12 जो भी दिया है लेटेस्ट, वहां से निकलता है ये डेटा। तो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए हर वक्त जो डेटा स्पीड जो होता है, और वो जब कैप्चर करने का टाइम है, किस लोकेशन में है, कहाँ बैठा हुआ है, और कहाँ मतलब अर्बन यूजर है, रूरल यूजर है, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो हर बार चेंज होता रहता है। ये लोग कुछ नॉर्मलाइज भी करते हैं डेटा को, जहाँ तक मुझे याद है। बहुत रैंडम होता है, टोटली रैंडम होता है। इसमें कोई मतलब मिलावट नहीं हो सकती, और कोई भी इसमें मतलब गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूमर डेटा, ये क्राउड सोर्स डेटा है, इसको बोलते हैं क्राउड सोर्सिंग जो होता है, क्योंकि कंज्यूमर ही जो स्पीड अपनी करते हैं उसी से आता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, पर ब्रॉडली अगर हम बात करेंगे 12.07 की जो स्पीड इन्होंने नापी है, ये काफी लो है, और ये टिपिकली इतनी ही लो रहती है। मैंने देखा था पिछले साल जो स्पीड थी वो 11 थी, फिर 10 थी किसी क्वार्टर में, तो ये 10, 11, 12 इसी के रेंज में घूमती रहती है। अच्छा मनु जी, हमने देखा कि इंटरनेट की स्पीड विदेशों में ज्यादा है, तो भारत में सेलुलर डेटा की क्वालिटी क्यों इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, जबकि जियो एक बूम लेकर आया है? क्या तरीके हैं इसे इम्प्रूव करने के? इम्प्रूव करने के काफी तरीके होते हैं। सबसे मतलब सबसे डायरेक्ट जो एक तरीका है वो ये है कि कंपनी जो है, टेलीकॉम कंपनी जो है, वो टावर ज्यादा लगाएं, नेटवर्क की कवरेज बढ़ाएं, स्मॉल सेल्स लगाएं। मतलब जरूरी नहीं हर जगह टावर लगाना है। टावर लगाना है तो मतलब एक बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही टाइम टेकिंग एक एक्सरसाइज होती है। तो कंपनी के पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि वो एक कंज्यूमर का एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव कर सकती है, कवरेज बढ़ा सकती है अपनी। स्मॉल सेल्स है, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, छोटे टावर भी रखते हैं आज की तारीख में, जिससे आप कवरेज जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही सीधा और सरल तरीका है इम्प्रूव करने का स्पीड को। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े कारण ये है कि टेलीकॉम कंपनीज आज जो हिंदुस्तान में बैठी हैं, बड़ी बड़ी, जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, ये जो है इन लोगों ने पिछले 8-10 साल में बहुत पैसा खर्च किया है 4G और 3G और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने में। तो आज ये कंपनी उस स्टेज में आ गई है सबकी सब, तीनों के तीनों एट सेम टाइम, कि इन लोगों ने अपने नेटवर्क में या फिर बोले तो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना कम कर दिया है। पिछले 1 साल से इन लोगों ने जो अपना केपेक्स बोलना जाता है, इसको केपेक्स बोलते हैं, जो अपने टावर में या फिर जो अपने नेटवर्क बढ़ाने में पैसा लगाते हैं, वो इन लोगों ने पिछले 7, 8, 10 साल में जितना पैसा लगाया था, तो इनको लगता है कि इन्होंने काफी पैसा लगा दिया है, और ये अब ये जो लोग हैं वो इससे ज्यादा पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है, या लगाएंगे तो मेंटेनेंस के लिए लगाएंगे, मतलब अपकीप के लिए लगाएंगे। कुछ नया एक्सपेंशन बहुत कम होगा, बहुत स्लो स्पीड पे होगा। तो देखा जाए तो अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि स्पीड इंप्रूव होगी इसलिए कि टेलीकॉम कंपनीज और पैसा खर्च करेंगी, तो ये थोड़ा मानना गलत होगा, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी ने ऑलरेडी, तीनों ने ही बोल दिया है कि ये आगे कुछ सालों में आगे ये टेलीकॉम कंपनीज ज्यादा टावर नहीं लगाएंगी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च नहीं करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी साल में 25-30-40 हजार रुपए खर्च कर चुकी हैं पिछले 10 सालों में। तो इनका बजट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे निकल गया। फाइनेंशियली आपको पता है इनकी हालत कैसी है कंपनी की, तो ये उस हालत में है नहीं कि ये पैसा लगा पाए। ये थे इंडिया टुडे में टेलीकॉम कवर करने वाले जर्नलिस्ट मनु कौशिक। तो दिन भर में आज इतना ही। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। आज तक रेडियो के पॉडकास्ट, आज तक रेडियो के कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं, इनसे जुड़ा आपका कोई भी फीडबैक है, कोई शिकायत है, कोई मशवरा है, तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ जाइए, वहाँ हर पॉडकास्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसा कोई ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी मौजूदगी है। वहाँ आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।